हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए घटना चक्र 2021 का पूर्वालोकन लेकर आई हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है फ्रेंड कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो लेट्स स्टार्टेड। आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड, वो है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, यानी इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन इकोनॉमी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारत में उपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। निम्नलिखित में से कौन सी निधियां होम चार्जेज की संगठक थी? आप देख सकते हैं, होम चार्जेज मतलब होता था ना कि ब्रिटिश काल के दौरान जो ब्रिटिश लोग रहते थे वो होम पर यानी घरों पर टैक्स लगाते थे, उसी को ही होम चार्जेज कहा जाता है। तो इसमें कौन कौन सी निधियाँ इंक्लूड थी? तो जो होम चार्जेज यहाँ से ब्रिटिश लोग लेते थे ना, तो वे लंदन में जो इंडिया ऑफिस का निर्माण किया गया था उसकी देख रेख, उसकी मरम्मत तथा उसकी भरण पोषण के लिए वे हम लोग के होम चार्जेज का पैसा वहाँ लंदन में जाकर इंडिया ऑफिस के पर खर्च करते थे। साथ ही सेकेंड भी सही हो जाएगा कि भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारी के जो वेतन भत्ता पेंशन होता था, जो अंग्रेजी ऑफिसर होते थे या किसी भी पोस्ट पर कार्यरत रहते थे, तो उनका जो मतलब कि खर्च रहता था वो हम लोगों के यानी इंडियन के ही होम चार्जेस से उनको दिया जाता था। बट थर्ड यहाँ पर गलत है। थर्ड कह रहा है कि भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि वो होम चार्जेस पर डिपेंड थी। ये बिल्कुल गलत बात है। जब लड़ाई होता था भारत के बाहर, तो उसकी जो खर्च होती थी, उस पर जो पैसा लगाया जाता था, वो हमारे होम चार्जेस पर डिपेंड नहीं थी। बट ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पर होम चार्जेज यानी होम टैक्स पर आश्रित थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट है कि शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए ये पार्टिकुलर वर्ड यूज होता था, इंपीरियल प्रेफरेंस। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, उसका वजह क्या था? तो ब्रिटिश काल में जो मतलब कि ऊंचे तबके के लोग, जो धनी लोग रहते थे ना, वे लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन को छोड़कर वे लोग जनरली किस पर ध्यान देते थे, किसको ज़्यादा महत्व देते थे? तो भू संपत्तियों पर ज़्यादा महत्व देते थे। इसी पर ज़्यादा अपने धन की खर्च करते थे, खपत करते थे, और इसी वजह से भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ इन ब्रिटिश काल के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सन 1793 ईस्वी में लागू किया था। इस्तमरारी बंदोबस्त को ही अस्थाई बंदोबस्त कहते हैं फ्रेंड, ठीक है ना। और ये जनरली लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के जो वाराणसी क्षेत्र था यानी बनारस, वहाँ पर ये इस्तमरारी बंदोबस्त यानी अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया था। इसका देखिए, इसमें होता क्या था ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया जाता था, जिसे भूमि के लगान का 10/11 ईस्ट इंडिया कंपनी को देना होता था। बाकी का जो पार्ट बचा यानी 10/11 से जो बचकर आया 1/11, सिर्फ वही अपने पास वे लोग अपनी देख रेख के लिए, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मात्र 1/11 पार्ट नहीं रखते थे। 10/11 किससे दे देते थे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो यही इंक्लूड था स्थायी बंदोबस्त यानी इस्तमरारी बंदोबस्त में। नेक्स्ट फिफ्थ है कि किसके प्रशासन काल में अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तभी जस्ट हुआ कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो किससे किया गया? अस्थाई बंदोबस्त किससे किया गया? तो ये जमींदारों से किया गया था। नेक्स्ट 7th नंबर है कि अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो जमींदारों के साथ किया गया था। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थाई भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में। नेक्स्ट है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी 1793 में। 10th नंबर है कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को जनरली इसके कारण के रूप में जोड़कर देखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त ए, बी तथा सी कथनों में से कोई भी कथन यहाँ पर करेक्ट नहीं है। तो चलिए इसका डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं।
तो देखिए, जब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने संपूर्ण बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश का जो बनारस क्षेत्र था वहाँ 1793 में जो अस्थायी बंदोबस्त लागू की थी ना, तो इसके तहत अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी हो चुका है कि 10/11 पार्ट जो था भूमि का ना, तो उसको उसके जो लगान को कहाँ देना पड़ता था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को। बाकी का बचा मात्र 1/11 वे स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रखते थे। तो इससे क्या हुआ ना कि लगान रहित अनुदान, भूमि, चारागाह, परती आदि भूमि निर्धारित ना होने की वजह से ना कानूनी विवाद खड़े हो गए थे। जमींदार और किसानों के बीच यहाँ पर बहुत सारे विवादों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो गई थी। तो चलिए 11th है कि चिरस्थायी बंदोबस्त यानी अस्थायी बंदोबस्त, इसी का नाम है। चिरस्थायी और अस्थायी दोनों एक ही चीज़ है, या स्तंभधारी, ये तीनों एक ही चीज़ है। तो अस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदार से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे। उनके जमींदारों ने पट्टा क्यों नहीं जारी किया था? क्योंकि जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण, कोई सरकारी कंट्रोल नहीं था, वे अपनी मनमानी करते थे। इसी वजह से जमींदार पहले तो ये बोल दिए थे कि हम लोग पट्टा जारी करेंगे, बट बाद में वे स्वयं के ही बात से मुकर जाते हैं और पट्टा जारी वे नहीं करते हैं अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत। देखिए यहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि इसी के फलस्वरूप जब उन्होंने पट्टा जारी नहीं ना किया, तो उसी के फलस्वरूप 1859 ईस्वी में रेंट एक्ट लागू कर दिया गया था। और रेंट एक्ट यानी रेंट अधिनियम पारित होने के 3 दशक पहले कुछ जिलों में और बंगाल बिहार सीमा के संथाल क्षेत्र के किसानों ने क्या किया, तो यहाँ पर क्रांति करना शुरू कर दी थी, हिंसा करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट 12th है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। परमानेंट सेटलमेंट मतलब स्थायी बंदोबस्त होता है। तो कारण था भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना यानी राजस्व फिक्स करना। ये सब हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड, तो इसमें कुछ भी वैसा नहीं है नया। तो 13th नंबर है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। देखिए 1793 ईस्वी में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लगाया था, ठीक है ना, तो जिसने जमींदारों को कई अधिकार प्रदान किए थे उस स्थायी बंदोबस्त ने। जब 19th सेंचुरी की बात यहाँ पर हो रही है कि 19th शताब्दी तक आते आते भूमि की जो रेट थी ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। भूमि मालिकों ने किराए में इंक्रीजमेंट कर दिया था। यह समय किसानों के विद्रोह का टाइम था। इसी बीच बंगाल सरकार ने बंगाल एवं बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 को लागू कर दिया, जिसमें भूमि मालिकों यानी जमींदारों और किराएदारों के अधिकारों को यहाँ पर डिफाइन किया गया था, परिभाषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ से जाने जाते हैं? तो देखिए अस्थाई बंदोबस्त और रैयतवाड़ी बंदोबस्त ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो अस्थाई बंदोबस्त ने तो शुरू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में। तो चलिए यहाँ से दूसरा टॉपिक आ रहा है रैयतवाड़ी बंदोबस्त का। तो यह शुरू किया था 2 व्यक्तियों ने मिलकर, और वे 2 व्यक्ति कौन कौन से थे? तो अलेक्जेंडर रीड तथा टॉमस मुनरो। ठीक है ना फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त को अलेक्जेंडर रीड ने सबसे पहले 1792 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी में तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में लागू किया। वहीं कुछ टाइम बाद सर टॉमस मुनरो ने 1809 ईस्वी में कुछ क्षेत्रों में लागू किया। 1820 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर बनने के बाद इसे मद्रास में लागू किया। सर टॉमस मुनरो के शिष्य एल्फिंस्टन ने इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया। संपूर्ण ब्रिटिश भारत का 51% जो था ना उसमें ये रैयत बंदोबस्ती लागू कर दी गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों को भूमि का मालिकाना हक दिया गया था, जिसके द्वारा ये प्रत्यक्ष रूप से सीधे या व्यक्तिगत रूप से भू राजस्व अदा करने के लिए उत्तरदायी थे। 1836 ईस्वी के बाद विग्नट और गोल्डस्मिथ द्वारा इस रैयतवाड़ी बंदोबस्त में काफ़ी ज़्यादा सुधार किए गए थे। नेक्स्ट है कि सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं। कौन से भू राजस्व से? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से, सर टॉमस मुनरो और रीड। तो चलिए 16th है कि ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रहण प्रचलित था। ऑप्शन नंबर सी और डी, पश्चिमी भारत और दक्षिणी भारत ये दोनों क्षेत्र में। नेक्स्ट, मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? तो देखिए यहाँ पर सर टॉमस मुनरो जो थे ना वो मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित थे। नेक्स्ट, रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी।
ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सर टॉमस मुनरो ने। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? तो दोनों क्षेत्र पर, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी दोनों क्षेत्र पर लागू किया था। अगर पूछेगा कि अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त पहले कहाँ लागू किया था, बंगाल में या मुंबई में, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मद्रास में या मुंबई में, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में ही लागू की गई थी, उसके बाद हुई थी मुंबई में। नेक्स्ट है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर सब के सब सही है, यानी किसानों द्वारा लगान यहाँ पर सीधे सरकार को दिया जाता था, सरकार रैयतों को पट्टे देती थी, तथा कर लगाने के पहले भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य को फिक्स किया जाता था। यहीं पर डिस्क्रिप्शन में दिया गया, कुछ खास नहीं है इसमें। नेक्स्ट 22 है कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था, उस प्रथा का नाम है रैयतवाड़ी बंदोबस्त, जिसमें स्वयं जो किसान होते थे ना, वो भूमि के मालिक होते थे। नेक्स्ट यहाँ पर कथन और कारण है क्वेश्चन नंबर 23 में, कि कथन है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग पार्टों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्थाएं लागू की थी। बिल्कुल सही बात है, इससे भारतीय किसानों को अलग अलग वर्ग बन गए थे, है ना, अलग अलग कैटेगराइज में भारतीय किसान जब बट गए थे, तो इसी की वजह से ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि अपने शासन काल के दौरान भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भू राजस्व बंदोबस्ती को लागू की थी, ठीक है ना। जैसे आप देख सकते हैं कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त चलाया था, वहीं बंगाल और मुंबई प्रेसिडेंसी में सर टॉमस मुनरो और रीड ने मिलकर क्या चलाया था, तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त चलाया था। यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर दिया गया है ना कि मतलब कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त, उसके बाद महालवाड़ी जो बंदोबस्त थी वो मतलब कि संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत तथा पंजाब के कुछ हिस्से में चलाए गए थे। तो इस प्रकार अलग अलग क्षेत्रों पे अलग अलग बंदोबस्ती ब्रिटिश सरकार के द्वारा चलाई गई थी। नेक्स्ट है कि पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो उपयुक्त में से कोई 1900 ईस्वी में, ठीक है ना। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम जो था ना वो 1900 ईस्वी में पारित किया गया था, जिससे कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना बंद हो गया था। नेक्स्ट 25 है कि असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1839 ईस्वी में। यह कंपनी 5 लाख रुपए की पूंजी के साथ पहले इंग्लैंड में स्थापित की गई थी, तथा नजीरा असम में इस कंपनी का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय था। असम का एक क्षेत्र है नजीरा, तो नजीरा जो था ना वो असम में इस कंपनी का मुख्यालय था। द असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी है, और ये द असम कंपनी जो है वो आज भी मतलब कि वर्क कर रही है, वर्तमान में भी कार्यरत है। नेक्स्ट 26 यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है, तो अब इसका डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं कि जजमानी उत्तर भारत, 12 बलूट महाराष्ट्र, 82 तमिलनाडु तथा अडाड़े कर्नाटक। नेक्स्ट 27 है कि दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित ड्रेन थ्योरी यानी अपवाद सिद्धांत की सही परिभाषा नीचे के किस कथन में आती है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को बेचा जा रहा था, जिसके लिए भारत का कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। तो ये दादा भाई नौरोजी का कथन था। देखिए, दादा भाई नौरोजी ने जो धन के बहिर्गमन यानी अपवाह की राष्ट्रवादी परिभाषा यहाँ पर संतुलित की थी। तात्पर्य यह था कि भारत से धन, संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था, जिसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक या भौतिक लाभ नहीं मिल रहा था। यहाँ के ब्रिटिश लोग जनरली क्या करते थे ना फ्रेंड, कि यहाँ से जो रॉ मटेरियल होते थे, कच्चे माल होते थे या फिर उत्पादित वस्तुएं होती थी, वे सब अपने देश ब्रिटेन को भेजते थे, और उन मतलब कि यहाँ के किसानों को कुछ भी फायदा नहीं हो पा रहा था। अपवाद सिद्धांत के तहत इसी अप्रतिफलित निर्यात पर बल दिया गया। दादा भाई नौरोजी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। उन्होंने अपने बहुत सारी पुस्तक लिखी हैं, जैसे इंग्लैंड, डेप्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया। ये सब में जो मतलब कि ड्रेनेज थ्योरी था उसका उन्होंने जिक्र किया है। नेक्स्ट 28 है कि निम्न में से किसके निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? किसने? तो दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट, अंग्रेजी के शासन काल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट यहाँ पर कथन और कारण है फ्रेंड, की कथन दिया हुआ कि ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। कारण है कि धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है ना। तो यहीं पर जो अभी दादा भाई नौरोजी के बारे में कहा गया था तो वही सब यहाँ पर लिखा गया है।
30 नंबर में कि आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का जो व्यापार संतुलन अनुकूल था, यानी बिकॉज ब्रिटिश काल की अगर बात करें तो इस पार्टिकुलर टाइम में इंडिया में आयात के कंपेयर में ज़्यादा निर्यात होता था, यानी वस्तुएं इंडिया में कम आती थी ब्रिटेन से, यहाँ से ज़्यादा वस्तुएं इंडिया को बेची जाती थी। दूसरा है कि धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। धन को काफ़ी ज़्यादा मतलब कि यहाँ पर से निकाला जाता था और वापस कहाँ भेजा जाता था, तो रॉ मटेरियल या फिर किसी के तहत ब्रिटेन अपने देश को भेजते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के धन निष्कासन के स्रोत थे व्यापारिक एकाधिकार से प्राप्त लाभ, कंपनी के कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं पेंशन, कंपनी के निवेशकों को दिया जाने वाला लाभांश इत्यादि। कंपनी द्वारा जो पैसा ना इंग्लैंड भेजा जाता था वही पैसा वापस भारत में विदेशी कर्ज तथा पूंजी बनकर आता था। आप सोच लीजिए कि हमारा स्वयं का ही पैसा वापस हमारे पास एज ए मतलब कि पूंजी की तरह बनकर ऋण की तरह, लोन की तरह बनकर आ रहा था। परंतु इस पूंजी निवेश का उद्देश्य देश का विकास नहीं बल्कि भारतीय साधनों का अधिकाधिक शोषण, जितना ज़्यादा शोषण हो सके वो करना था। 1813 ईस्वी के बाद यह आर्थिक विकास ने अप्रतिफल निर्यात का रूप धारण कर लिया। वर्ष 1914 के पहले भारत में अंग्रेजी पूंजी निवेश केवल उस पार्टिकुलर आर्थिक ऊपरी साधनों में लगाए गए, जैसे रेलवे, सड़क, यही सब में लगाते थे। क्यों लगाते थे वे रेलवे, सड़क, व्यापारिक जहाज, खनिज में जनरली कोयला और सोना, ताकि वो यहाँ से ये सबको वापस अपने देश कहाँ भेजते थे, तो ब्रिटेन भेजते थे। इसी वजह से इस पर उन्होंने धन खर्च किया था। दादा भाई नौरोजी ने धन के निकास को अनिष्टों का अनिष्ट यानी इविल ऑफ द इविल्स की संज्ञा दी थी और इसे भारत की निर्धनता का मुख्य कारण बताया था कि जो भारत पहले सोने की चिड़िया कहलाती थी, इस प्रकार ब्रिटिश लोग हमारे देश में आए और खोखला करके चले गए। यहाँ से जितनी भी कीमती वस्तुएं थी वो कहाँ लेके गए, तो वापस अपने देश ब्रिटेन लेकर चले गए। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेश का आर्थिक आलोचक था, तो ऑप्शन नंबर डी सब के सब दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर तथा R.C. दत्त। ठीक है ना। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से विशेष व्यक्ति थे जिन्होंने मतलब कि आलोचना की थी ब्रिटिशों की, तो दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रनाड़े, ICS अधिकारी रमेश चंद्र दत्त, इन्होंने भारतीय का आर्थिक इतिहास लिखा। इन तीनों के अलावा भी बहुत सारे व्यक्ति थे जैसे GV जोशी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने भी भारत के पहलू पर गहराई से विश्लेषण किया था। नेक्स्ट 32 है कि निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के ट्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था, तो ये एक मुस्लिम व्यक्ति थे, सर सैयद अहमद खान, क्योंकि ये चाहते थे कि ब्रिटिश हमारे इंडिया में रहें। वो चाहते थे कि अगर ब्रिटिश हमारे इंडिया में रहेंगे तभी हम लोग यानी मुस्लिम लोग सुरक्षित रह पाएंगे। इसलिए वे दादा भाई नौरोजी का जो ड्रेन थ्योरी था उसके वो सपोर्टर नहीं थे, उसमें बिलीव नहीं करते थे। नेक्स्ट 33 नंबर है कि पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। और अगर हम इसकी ये बात करें, देख लीजिए, यहाँ पर डिस्कशन चेक कर सकते हैं कि 1865 ईस्वी में व्योमेश चंद्र बनर्जी के साथ मिलकर दादा भाई नौरोजी ने लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया था, जिसके कार्य भारत के जो दुख दर्द थे ना उसको प्रचार प्रसार करना, भारत के लोगों को जागरूक करना कि किस प्रकार से हम लोग को लूटा खसोटा जा रहा है ब्रिटिशों के द्वारा। इसी के कार्य से उन्होंने लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया था। कब, तो 1865 ईस्वी में। 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय बन चुके थे। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में स्पष्ट यह लिख दिया है कि भारत की आर्थिक दुर्दशा का जो कारण है वो एकमात्र ब्रिटिश लोग ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने किस दल से टिकट का चुनाव लड़ा था, तो दादा भाई नौरोजी उदारवादी दल के नेता थे, इसलिए उन्होंने उदारवादी दल से ही चुनाव लड़ा था। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी, तो दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट, अनुद्योगीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी फर्स्ट और सेकंड बोथ आर राइट, यानी यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज कर दिया था। अब देखिए, जब 1813 का जो चार्टर एक्ट हुआ तो इसी के जरिए भारत में अनुद्योगीकरण का मतलब की शुरुआत कर दी गई थी। डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त करना शुरू हो गया था। ठीक है ना।
इससे ब्रिटेन की समस्त प्रजा को पूर्वी विश्व के साथ व्यापार की परमिशन प्राप्त हो गई। यह औद्योगिक क्रांति को विस्तार देने के लिए किया गया था। इससे भारत ब्रिटिश उत्पादों का बाजार बन गया था। नेक्स्ट 37 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन कौन सी थी? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया था कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण और दोहन कर रहा है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ 38 की तरफ कि किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो यह कार्ल मार्क्स का कथन था। देखिए, अंग्रेजी हस्तक्षेप में सूत काटने वाला तो लंकाशायर में रहता था। तंतु वाय बंगाल और उसका आर्थिक आधार समाप्त होने के कारण वो लगभग लुप्त हो चुका था। लाखों चरखे और जो चरखों जो हथकरघा होते थे, जिसे हैंडलूम कहा जाता था, उससे न जाने कितने लोगों को रोजगार मिला था, बुनकरों को, मतलब कि कितने, मतलब कि सूती वस्त्र की, खादी वस्त्र की यहाँ पर मतलब कि विक्रय होती थी इंडिया में। बट जब ब्रिटिश शासन आता है तो उस दौरान क्या होता है ना कि यह जो देश रहता था वो विदेशी सूती कपड़ों से मतलब कि भर दिया जाता है। यहाँ पर इंडिया के जो सूती कपड़े बनाए जाते थे हैंडलूम के जरिए, उसकी यहाँ पर कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह पाती है। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो सर आर्थर कॉटन को। नेक्स्ट, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? तो देखिए, औरंग की अगर बात करते हैं ना फ्रेंड, तो औरंग एक फारसी वर्ड है। औरंग का मतलब क्या होता है? गोदाम, मतलब गोदाम जहाँ पर कोई पार्टिकुलर वस्तु, जैसे कोई चीज़ें होती हैं, उनको बेचने से पहले उस जगह पर रखा जाता है, एक साथ एकत्रित करके, उसी पार्टिकुलर प्लेस को ही गोदाम नाम दिया गया है। तो यहाँ पर राजकोष का प्रभारी नहीं था औरंग। औरंग का मतलब अभी क्या हुआ, अभी मैं जस्ट बताई, गोदाम। बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट था बेनियान, बिल्कुल सही बात है। तथा मिराशीदार, मिराशीदार एक अरबी लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है उत्तराधिकारी, यानी राज्य का नामित राजस्व दाता यानी उत्तराधिकारी। तो सेकंड और थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। देखिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी केवल सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे 41 की तरफ कि आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। देखिए 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करके मुक्त व्यापार नीति अपनाई गई थी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति उफान पर थी, अतः इंग्लैंड को अपने उद्योगों के लिए रॉ मटेरियल की आवश्यकता थी। इस प्रकार जो इंडिया थे वे रॉ मटेरियल उत्पादन का मात्र देश बनकर रह गया था। इसके अलावा भारत में पूंजीवादी व्यवस्था के बढ़ाने के साथ साथ नई लगान नीति के कारण किसानों को अब नकद राशि की जरूरत थी। इसलिए किसान बेचारे वे क्या करते, किसान भी मजबूरी में वैसे ही फसलों का उत्पादन करते थे जिनसे उनको पैसा मिल सके, क्रय विक्रय में हो सके। उससे पहले जनरली किसान उस प्रकार की फसलों का उगाते थे जिससे स्थानीय स्तर पर खपत होती थी, जैसे चाय, गेहूँ, ये सब होते थे तो वे लोग खाने में यूज करते थे। बट जब उनको पैसा की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने चाय, रबर, कॉफ़ी, नील, रेशम, जूट और तंबाकू जैसे वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन की भी शुरुआत कर दी, जो ब्रिटिश पूंजीवादी की पहली पसंद थी। और ब्रिटिश लोग ऐसा चाहते भी थे कि यहाँ के जो भारतीय किसान थे वे नील की खेती, इंडिगो की खेती, चाय कॉफ़ी की खेती, कोकोआ की खेती करें ताकि वो अपने ब्रिटेन में जाकर इसे बेच सकें ऊँचे कीमत पर। इन फसलों के लिए उन्हें यूरोपीय बाजारों में अत्यधिक कीमत प्राप्त थी। इस प्रकार उत्पादन के स्वरूप और प्रकृति में मूलभूत परिवर्तन हुए और भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर से 42 है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं सेंचुरी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? तो सर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी भारतीय दस्तकारी उद्योगों नष्ट हो गए थे भारत में। देखिए 19वीं सेंचुरी में जब औद्योगिक क्रांति हुए तो उसके कारण भारतीय के जो कुटीर उद्योग थे, जो हैंडलूम, हथकरघा का जो उद्योग था, चरखा के द्वारा जो उद्योग किए जाते थे, तो ये सब बिल्कुल समाप्त हो गए थे। समाप्त होने की वजह क्या थी? तो भारत पर मुक्त व्यापार नीति को लागू करना, भारतीय माल का टैक्स लगाना यानी अत्यधिक चुंगी लगाना, ब्रिटिश कंपनी द्वारा भारत के रॉ मटेरियल को बाहर अपने देश में बेचा जाना, रेल मार्गों का विकास, विदेशी निर्माताओं को उद्योग लगाने के लिए विशेष सुविधाएं देना इत्यादि। इन सभी कारणों ने मिलकर भारतीय परंपरागत जो स्रोत थे, उद्योग थे, उनको समाप्त कर दिया, विनाश कर दिया। इस संबंध में कार्ल मार्क्स ने यह लिखा है कि यह अंग्रेज घुसपैठिया था जिसने भारतीय खड़ी को तोड़ दिया, चरखे का नाश कर दिया तथा जो देश सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता था उसे ब्रिटिश
ब्रिटेन की जो सूती वस्त्र थे उससे पे भर दिया। इंडिया के सूती वस्त्र अब मात्र एक नाम बनकर रह गए थे। तो फ्रेंड, कल हम लोग एक नया टॉपिक की तरफ एंट्री करेंगे, 1857 की क्रांति। बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।